हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम ज्योग्राफी का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। हमने रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया तक हम कर चुके थे कि रिसोर्सेज की प्लानिंग कैसे होती है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अब हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। Resources are vital for any developmental activity, but irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. हमने अभी तक पढ़ा है कि resources किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम उन resources को irrationally मतलब बिना सोचे समझे हम उन्हें कंज्यूम करते जाएंगे, ओवर यूटिलाइज करते जाएंगे, तो हमारे लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगी। सो टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पॉर्टेंट। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। इसी रिसोर्स जो एक्सप्लॉयटेशन है, इसको ओवरकम करने के लिए, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन की हमेशा बात की है हमारे लीडर्स ने। जैसे कि एग्जाम्पल दिए इस बुक में कि गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट द रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स। गांधी जी रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए हमेशा आगे बढ़ के उन्होंने काम किया है और वो कहते थे, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, कि हमेशा हमारी ज़रूरत के लिए चीज़ें रहेंगी, बट अगर हम लालच करें तो वो लालच का कोई अंत नहीं है, उस लालच के लिए चीज़ें कभी भी सफिशिएंट नहीं हो सकती। ही प्लेस्ड द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज ऑफ द रिसोर्स डिप्लीशन एट ग्लोबल लेवल। उन्होंने बोला कि जो हम ये इंडिविजुअल्स इतने ज़्यादा ग्रीडी नेचर के होते हैं या सिर्फ अपने आप के बारे में सोचेंगे, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज नहीं सेव करेंगे और टेक्नोलॉजी का मिसयूज करेंगे, इसी वजह से जो रिसोर्स है वो ग्लोबल लेवल पे इतना डिप्लीट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। वो कहते थे कि मास प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत प्रोड्यूस करो, बिकॉज सबको नहीं चाहिए, सब उसको जितनी नीड है उससे ज़्यादा ही यूज़ करेंगे, बल्कि वो इस मास प्रोडक्शन को रिप्लेस करना चाहते थे। किससे? प्रोडक्शन बाय द मासेस। वो चाहते थे ज़्यादा लोग चीज़ें प्रोड्यूस करें, ज़्यादा लोग करेंगे तो ज़्यादा चीज़ चलेगी, ठीक है। मास प्रोडक्शन नहीं करनी है कि अगर हम गाड़ियाँ बनाते जाएंगे और लोग उसको खरीदेंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली हमारा जो फ्यूल है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है, हमारे जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूशन ज़्यादा उसमें आ जाएगा। तो मास प्रोडक्शन नहीं चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है। अब इसी टॉपिक को और आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम चैप्टर के एंडिंग में, और भी बहुत सारे चैप्टर्स में ये टॉपिक बार बार आता रहेगा रिसोर्सेज कंजर्वेशन में। इसमें अभी इतना सा छोटा सा ही टॉपिक है। अगले टॉपिक पे हम आते हैं। एक्सट्रैक्ट दिया है, at the international level, the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. इंटरनेशनल लेवल पे जब रिसोर्सेज कंजर्वेशन की बात की गई तो क्लब ऑफ रोम जो थे उन्होंने रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बहुत ही सिस्टमैटिक वे से 1968 में बताया था। इसी तरीके से सब्सिक्वेंटली इन 1974 गांधीयन फिलॉसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय शूमाचर इन द बुक स्मॉल इज ब्यूटिफुल। The seminal contribution with respect to the resource conservation at global level was made by the Brundtland Commission report 1987. This report introduced the concept of sustainable development and advocated it as a means of resource conservation, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future. Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992. ठीक है, ये जो एक्सट्रैक्ट्स हैं स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, वैसे तो बहुत ही रेयर आते हैं, इनमें से अगर आएंगे भी तो 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो आपने इनमें से 1 मार्क का क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सी ऐसी बुक थी जिसमें गांधीयन फिलॉसफी दी हुई थी रिलेटेड टू रिसोर्स कंजर्वेशन। तो वो बुक का नाम आपने याद रखना है, स्मॉल इज ब्यूटिफुल, ठीक है। कौन सा ऐसा क्लब था जिसने फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किया था रिसोर्स कंजर्वेशन को एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। तो वो क्लब कौन सा था? क्लब ऑफ रोम। उसके बाद आपने एक और चीज़ बतानी है कि जो रिपोर्ट थी ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में किसके बारे में बात की गई थी? तो रिपोर्ट जो है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी, ठीक है। बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज लैंड रिसोर्सेज।
लैंड रिसोर्सेज हमें पता है, लैंड हमारे पास जो ज़मीन है वो बहुत ही बड़ा रिसोर्स है हमारे पास। तो वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। दस लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम रहते कहाँ पे हैं? हम लैंड पे रहते हैं। हम अपनी सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहाँ पे करते हैं? लैंड में करते हैं। तो लैंड को हम बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। तो लैंड बेसिकली एक नेचुरल रिसोर्स दिया हुआ है जो हमें नेचर ने दिया और वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, बेसिक अगर यूज है लैंड रिसोर्स का तो ये आप यूज बता सकते हो कि नेचुरल वेजिटेशन जो है, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ लैंड रिसोर्स के बिना नहीं हो सकता। However, land is an asset of finite magnitude, therefore it is important to use the available land for various purposes with careful planning. But ये भी है कि land हमें infinite नहीं दिया हुआ, ऐसा नहीं कि जितना मर्जी चाहे उतना हम land use कर सकते हैं। हमारे पास limited land है, तो वो limited land को अगर हमने use करना है तो better ये है कि हम carefully plan करें और फिर अपने resources को use करें। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। अब हमारे पास अगर इंडिया की ही बात करें तो हमारे पास एक जैसा लैंड तो है नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में हर जगह प्लेन ही प्लेन है या पूरे इंडिया में हर जगह माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं, ऐसा नहीं है। सो नेमली यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, प्लेन्स भी हैं, आइलैंड्स भी हैं। ठीक है, अब देखा जाए अगर परसेंटेज की बात की जाए, अबाउट 43% ऑफ द लैंड्स एरिया इज प्लेन। हमारे इंडिया का 43% एरिया प्लेन है, विच प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो उस 43% में क्या कर सकते हैं हम? एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो इट अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कंट्री। पूरे देश का 30% जो है वो माउंटेन्स होते हैं। एंड इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब जो ये 30% एरिया है जो माउंटेन्स में आता है, इससे क्या होता है? एक तो पूरा का पूरा साल जो हमें रिवर्स कंटिन्यूस चलती रहती हैं, पेरिनियल फ्लो मतलब थ्रू आउट द ईयर जो हमें पानी मिलता रहता है वो माउंटेन्स की वजह से मिलता है। टूरिज्म वहाँ पे बहुत होता है और हमारे इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट से माउंटेन्स बहुत अच्छे हैं। अगर हम अबाउट 27% ऑफ लैंड की बात करें जो इंडिया का है, वो क्या है? प्लेट्यू रीजन है। जो भी प्लेट्यू रीजन है, अब उसमें क्या क्या होता है? वहाँ पे इट पोजेसेस रिच रिजर्व ऑफ मिनरल, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट। हमारे पास जितने भी मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, जंगल हैं, वो इस 20% लैंड में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, नीचे उन्होंने आपको पाई चार्ट भी दे रखा है लैंड का कि जो प्लेन्स हैं वो हमारे पास कितने हैं। प्लेन्स हमने ऊपर पढ़ा था, प्लेन कितने हैं? 43%। तो 43% यानी सबसे ज़्यादा एरिया प्लेन्स का है। ये जो 30% एरिया है ये माउंटेन्स का है। 27% एरिया जो है वो प्लेट्यू रीजन का है। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि हमारे पास लैंड जो है इंडिया में कैसे कैसे डिवाइडेड है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इस लैंड को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। हमारे लिए ये सारे जो पर्पसेस है ना, जो 5 दे रखे हैं, इसके लिए हमारे लिए लैंड काम आता है। एक तो सबसे पहले जंगल। जंगल कहाँ पे होंगे? लैंड होंगे तो जंगल होंगे, फॉरेस्ट चाहिए। सेकेंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। अब दूसरे तरीके का लैंड हमारे पास क्या है जिसपे हम कुछ कल्टिवेशन नहीं कर सकते, मतलब एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लैंड को या तो हम बैरन एंड वेस्ट लैंड बोलते हैं, मतलब बिल्कुल बंजर लैंड जिसमें कुछ उपजाऊ चीज नहीं हो सकती है। या फिर लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। तो ऐसा लैंड जो कि नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए आता है, मतलब उसको हम खेत वगैरह नहीं बना सकते, बट हम उस पर बिल्डिंग बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, फैक्ट्रीज बना सकते हैं। ठीक है, तीसरे तरीके का लैंड होता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। मतलब ऐसा लैंड जो कि बंजर नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ रखा है, जैसे कि परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, गाय भैंसों के चराने के लिए जो एक लैंड बने होते हैं वो उनको हम बोल सकते हैं अनकल्टिवेटेड लैंड। या फिर लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया। मतलब ऐसा लैंड जहाँ पे मिसलेनियस कैसे भी पेड़ उग रखे हैं, मिसलेनियस तरीके के, मतलब डिफरेंट तरीके के पेड़ उग रखे हैं। या फिर कल्चरल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। मतलब ऐसा सा लैंड जो कि 5 साल हो चुके हैं, बट उससे मतलब 5 साल हो गए, उस पर कुछ भी नहीं
उगाया गया, उसको ऐसे ही अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया, ठीक है। तो ऐसे चीजों को हम अनकल्टिवेटेड लैंड बोलते हैं। फिर आ जाते हैं फेलो लैंड। फेलो लैंड मतलब उनको हमने छोड़ दिया है कुछ टाइम के लिए ताकि दोबारा से वो अपने न्यूट्रिएंट्स दोबारा से रिक्रिएट कर सके। जैसे कि करंट फैलो, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर लैंड। फेलो लैंड में पहला लैंड आता है करंट फेलो, मतलब ऐसा लैंड जिसको 1 या 1 साल से कम हुआ है अभी टाइम, बट उस पर कोई कल्टीवेशन नहीं हुई है। दूसरा अदर देन करंट फेलो, मतलब करंट फेलो के अलावा ऐसा लैंड जिसको 1 से 5 साल हो चुके हैं और उनमें कोई कल्टीवेशन नहीं की गई है, ठीक है। अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया ताकि वो अपने न्यूट्रिएंट्स रीगेन कर ले। फिफ्थ तरीके का लैंड होता है नेट सोन एरिया। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज कॉल्ड एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब ऐसा एरिया जो कि 1 से ज्यादा बार जिसको हम दोबारा उसमें एग्रीकल्चर के यूज में लेके आ रहे हैं उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। और अगर ऐसे एरिया को प्लस कर दे हम नेट सोन एरिया में तो उसको हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में बोलूं तो ऐसी जगह जहां पे 1 से ज्यादा बार कल्टीवेशन हो चुकी है 1 साल के अंदर अंदर, उसको हम बोलते हैं नेट सोन एरिया, ठीक है। और उसी एरिया को अगर हम प्लस नेट सोन एरिया कर दें, जो आपके पास एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर है, उसमें अगर हम नेट सोन एरिया प्लस कर दें उसको हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।